नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा चैनल नया है, तो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छी खबर, चूहों और खरगोशों पर देसी वैक्सीन का ट्रायल सफल, जल्द इंसानों पर होगा परीक्षण। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मंगलवार को कोरोना वैक्सीन का चूहों एवं खरगोशों पर सफल ट्रायल किया है। वैक्सीन का ट्रायल अब जल्द ही इंसानों पर भी शुरू होगा। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि कोविड-19 के लिए 2 देसी वैक्सीन मतलब के 2 भारतीय वैक्सीन का ट्रायल लगातार आगे बढ़ रहा है। चूहों एवं खरगोशों पर प्रयोग सफल रहा है और अब इसके बाद दोनों वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि 1,000 लोगों पर इसकी क्लिनिकल स्टडी भी हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें से एक टीका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईसीएमआर के साथ मिलकर विकसित किया है, जबकि दूसरा टीका जायडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने तैयार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 29,429 नए मामले सामने आए हैं और 582 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,40,000 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 3,20,000 सक्रिय मामले हैं और 5,92,032 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 24,310 लोगों की मौतें अब तक हो चुकी है। जल्द आ सकती है राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी, अगस्त के पहले सप्ताह में अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8वें महीने में अब राम मंदिर निर्माण शुरू होने की शुभ घड़ी आने वाली है। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 3 या फिर 5 अगस्त को अयोध्या आ सकते हैं। इसी दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी ट्रस्टी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम शीर्ष लोगों के आने का कार्यक्रम तय हो सकता है। इसकी विस्तृत रूपरेखा के साथ घोषणा ट्रस्ट की 18 जुलाई की बैठक में हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में भूमि पूजन करके प्रधानमंत्री भव्य मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत करेंगे। उनके साथ कुछ चुनिंदा केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। कोरोना के मद्देनजर भूमि पूजन कार्य में कोई भीड़ या फिर समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते तक तारीख का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर का शिलान्यास 1979 में ही हो चुका है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को अयोध्या दौरे के लिए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अतिशीघ्र अयोध्या आकर राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करें। ट्रस्ट अध्यक्ष ने यह भी लिखा था कि वर्चुअल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि मोदी स्वयं अयोध्या आए और राम मंदिर निर्माण की नींव रखे। गूगल रिलायंस में करेगा 33,000 करोड़ का निवेश। रिलायंस एजीएम मतलब के एनुअल जनरल मीटिंग में कही गई ये बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एनुअल मीटिंग हो गई। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल आने वाले दिनों में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुकेश अंबानी ने बताया कि हम स्वदेशी स्तर पर विकसित 5G सॉल्यूशन ट्रायल के लिए तैयार है। ये प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्पित होगा। आपको बता दें कि रिलायंस का नया इनोवेशन है जियो ग्लास। इसे किसी भी फोन से जोड़कर इंटरनेट चलाया जा सकता है। यह एक चश्मा होगा। इसमें ऑडियो यानी कि गीत भी सुन सकते हैं और 25 जितने एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। इसमें 2D और 3D वीडियो चैटिंग भी होगा। इसके साथ ही रिलायंस ने यह भी दावा किया है कि जियो मीट भारत का सबसे सुरक्षित वर्चुअल मीटिंग एप्लीकेशन है। अर्धसैनिक बलों में फेसबुक पर लग सकती है पाबंदी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी बलों को भेजा पत्र। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ, आईटीबीटी, बीएसएफ एवं एनएसजी जैसे अर्धसैनिक बलों के मौजूदा तथा पूर्व कर्मियों के फेसबुक इस्तेमाल पर जल्द ही पाबंदी लग सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी बलों को इस बारे में पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि पूर्व अर्धसैनिक बल भी सशस्त्र बलों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनके फेसबुक इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को मंत्रालय को भेजे मेल में कहा था कि सेना की तरह अर्धसैनिक बल भी विदेशी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और उन पर रोक लगानी चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत के जितने भी अर्धसैनिक बल है वो सारे के सारे अपने मोबाइल से फेसबुक को डिलीट कर सकते हैं।
ब्रिटेन ने चीनी कंपनी को दिया तगड़ा झटका, गुस्सा हुआ चीन। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर चीन ने नाराजगी जाहिर की है। ब्रिटेन की सरकार के बैन के बाद ऑपरेटर्स इन साल के अंत से हुआई से 5G कंपोनेंट्स की खरीद नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चीनी कंपनी के जिन उपकरणों का इस्तेमाल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चुका है, उन्हें भी 2027 तक पूरी तरीके से हटाना होगा। यह चीनी कंपनी हुआवे के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्रिटेन में चीनी राजदूत ने इस फैसले को निराशाजनक और अनुचित करार दिया है। वहीं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी ब्रिटेन के इस फैसले को लेकर चेतावनी दी है। अखबार में लिखा है कि ब्रिटेन का फैसला साफ तौर पर अमेरिका के दबाव में लिया गया फैसला देखने को मिल रहा है। चीन के लिए जरूरी है कि वो ब्रिटेन पर पलटवार करे, नहीं तो कोई भी हमें परेशान करने की कोशिश करेगा। लिखा गया है कि चीन को ऐसा कदम उठाना होगा जो कि ब्रिटेन के लिए दर्दनाक साबित हो। हालांकि अखबार में यह भी लिखा गया है कि चीन यूके के बीच संघर्ष पैदा करना गैर जरूरी है। चीनी टेलीकॉम कंपनी को लेकर 6 महीने पहले ब्रिटेन सरकार का रुख बिल्कुल अलग था। ब्रिटेन का यह फैसला अमेरिका के लिए कूटनीतिक जीत साबित हो रहा है। अमेरिका ब्रिटेन को चीनी कंपनी को अपने 5G नेटवर्क से ब्लॉक करने के लिए काफी पहले से कह रहा था। अमेरिका में मई महीने में चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध थोपे तो ब्रिटेन को भी अपना रुख बदलना पड़ा। कई और देश भी अब इस राह पर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आने वाले दिनों में और भी कई सारे देश आगे आ सकते हैं जो कि चाइनीज कंपनी जिसका नाम हुआवे है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन के इस कदम से चीन के साथ उनके संबंधों को नुकसान पहुंचना तय है। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन उसके साथ दुश्मनी की तरफ बर्ताव करता है तो उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हांगकांग मुद्दे पर भी ब्रिटेन ने चीन का विरोध किया है और वहां के तमाम पीड़ित लोगों को अपने यहाँ की नागरिकता देने का ऐलान भी किया है। ब्रिटेन के इस कदम को लेकर भी चीन खफा है। ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इन बैन से तकरीबन 2.5 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही 5G नेटवर्क की योजना में 2 से 3 साल की देरी भी हो सकती है। ब्रिटेन के इस कदम के बाद अब कनाडा भी अपने 5G नेटवर्क से चीनी कंपनी को बाहर कर सकता है। सबकी नजरें जर्मनी पर है, जहां चीनी कंपनी के खिलाफ कानून लाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सचिन पायलट के लिए भाजपा एकदम आसान विकल्प, नए दल के लिए करनी होगी फिर मेहनत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की आंतरिक कलह ने उसे विभाजित करने के मोड़ पे ला दिया है। सचिन पायलट की बर्खास्तगी के साथ साथ संगठन के पद अधिकारियों ने जिस तरीके से इस्तीफा देना शुरू किया है, उससे जाहिर हो चुका है कि राज्य के सीएम गहलोत और सचिन की लड़ाई में कांग्रेस विभाजित हो गई है। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट कहां जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पायलट के पास अब विकल्प कम बचे हैं। कहा जा रहा है कि नए क्षेत्रीय दल की नींव डालकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राजस्थान की धरती पर कोई तीसरा दल पनपा ही नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पायलट के लिए भाजपा में शामिल होना एकदम आसान रास्ता है। वहीं कुछ का कहना है कि पायलट के सामने जो रास्ते हैं वो तंग करने वाले हैं। कुछ का कहना है कि अगर वो भाजपा में जाते हैं तो उन्हें कितना स्वीकार किया जाएगा, ये देखने की बात होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस में बगावत के बीच भाजपा पहले ही कह चुकी है कि हमारे लिए दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो हमारी विचारधारा मानता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि कोई भी जनाधार वाला नेता भाजपा या फिर किसी भी अन्य पार्टी से जुड़ता है तो उसका स्वागत होगा। यूपी में 16 से 31 जुलाई तक नहीं लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन। यूपी सरकार ने कहा पूर्व आदेश ही लागू रहेंगे। जी हां दोस्तों, यूपी में 31 जुलाई तक वीकेंड लॉकडाउन ही लागू रहेगा। प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। इस रिपोर्ट में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बातों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। दरअसल मीडिया से बातचीत में कहा गया था कि कोई भी नया आदेश जारी नहीं किया गया है। 14 जुलाई को जारी शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन करने का आदेश ही लागू रहेगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन करने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर अपर मुख्य सचिव गृह ने स्पष्टीकरण दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में मतलब कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह शनिवार एवं रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार ने 14 जुलाई को गाइडलाइन जारी कर दी थी। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, मॉल एवं दफ्तर बंद रहेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए फ्रांस जल्द करेगा बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, भारत में फ्रांस के राजदूत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए फ्रांस जल्द ही बड़े पैकेज की घोषणा कर सकता है। इसमें वेंटिलेटर से लेके एक्सपर्ट्स तक की मदद संभव है। फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि कोविड-19 की शुरुआत से ही फ्रांस इस लड़ाई में भारत के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने फ्रांस की जरूरत के हिसाब से दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध कराए। अब फ्रांस की दोस्ती निभाने की बारी है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही एक बड़े पैकेज की घोषणा करेंगे, जिसमें वेंटिलेटर सहित अन्य एक्सपर्ट्स की सुविधाएं शामिल होगी। उन्होंने महामारी से लड़ाई और भारत में लॉकडाउन में फंसे फ्रांसीसी पर्यटक मतलब कि फ्रांस के जो भी नागरिक यहां पे आए हैं, उनकी वापसी में मोदी सरकार के सहयोग की सराहना की है।
पीएम मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में देंगे भाषण, यूएनएससी में जीत के बाद पहला संबोधन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भाषण देंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएम तिरुमूर्ति ने कहा कि यूएन की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में होने वाले इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला भाषण होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पिछले साल सितंबर में संबोधित किया था। तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कही थी। आपको बता दें कि भारत ने भारी मतों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जीत हासिल की थी। भारत के साथ नॉर्वे, आयरलैंड और मैक्सिको 1 जनवरी 2021 से अगले 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए हैं। यह 8वां मौका था जब भारत को परिषद की सदस्यता के लिए चुना गया है।